नमस्कार दोस्तों डीप नॉलेज जीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कवर करने वाले हैं जो कि है परमाणु, जिसे अंग्रेजी में एटम भी कहा जाता है। दोस्तों ये केमिस्ट्री का इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि इसमें से एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन हर बार बनता ही बनता है। तो दोस्तों चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं परमाणु होता क्या है। दोस्तों परमाणु की व्याख्या अलग अलग समय पर अलग अलग विद्वानों ने की थी। दोस्तों जिनमें से सबसे पहले भारत के एक महान ऋषि कणाद ने परमाणु की व्याख्या दी, जो इस प्रकार है। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम किसी पदार्थ को विभाजित करते जाएं, तो हमें उसके छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे और अंत में एक ऐसी सीमा आ जाएगी जब उस पदार्थ का एक ही कण रह जाएगा और उस कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अतः वह उस पदार्थ का अंतिम कण होगा। तो यह थी महर्षि कणाद के अनुसार परमाणु की व्याख्या। उन्होंने परमाणु के स्थान पर कण का प्रयोग किया। लेकिन इनके बाद अगर किसी ने साइंटिफिकली ये प्रूव किया था तो वो थे जॉन डाल्टन। दोस्तों जॉन डाल्टन ने अपने परमाणुवाद में कहा था कि इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं ना, वो सभी पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और इन छोटे छोटे कणों को ही डाल्टन ने परमाणु नाम दिया। दोस्तों इन्होंने बताया कि ये कण इतने छोटे हैं कि इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। दोस्तों परमाणु शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, परम और अणु, जिसमें परम का मतलब होता है अंतिम और अणु का मतलब होता है कण। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का अंतिम कण परमाणु कहलाता है। दोस्तों डाल्टन ने बताया कि यदि एक पदार्थ है तो उसके अंदर जितने भी परमाणु होंगे वो आकार तथा अन्य गुणों में समान होंगे, लेकिन यदि पदार्थ अलग अलग हैं तो दोस्तों उनके परमाणु भी अलग अलग होंगे। ये व्याख्या दी थी डाल्टन ने। दोस्तों परमाणु के खोजकर्ता के लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है जो आपको इस चैप्टर में बहुत ही हेल्प करेगी, जो कि इस प्रकार है। तोता बैठा डाल पर। तो दोस्तों तोता कहाँ पर बैठा है? डाल पर। तो दोस्तों डाल पर में जो डाल है, डाल से हमने बनाया डाल्टन, और दोस्तों इसमें जो पर है, पर से हमने बनाया परमाणु। यानी कि इसका मतलब हुआ कि डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी। दोस्तों इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं। दोस्तों आपको एक बात और याद रखनी होगी कि परमाणु कभी भी स्वतंत्र या एकल अवस्था में नहीं रह सकता, और जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें परमाणु ही भाग लेता है। और जब भी कोई परमाणु किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो वह रासायनिक बंधन के द्वारा यानी केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा अणु या यौगिकों का निर्माण करता है। दोस्तों परमाणु में 3 अपरमाणविक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तथा परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तथा इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज होता है तथा प्रोटॉनों पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और दोस्तों जो न्यूट्रॉन होते हैं इन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। दोस्तों अब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता को बहुत ही मज़ेदार ट्रिक से याद करने वाले हैं। और दोस्तों हमारी ट्रिक क्या होने वाली है? दोस्तों हमारी ट्रिक है ईंट पर नाच। दोस्तों देखिए कितनी मज़ेदार ट्रिक है, ईंट पर नाच। दोस्तों इसमें जो ई है, ई से हमने बनाया इलेक्ट्रॉन
और टा से हमने बनाया टॉमसन। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने की थी। पर में जो पा है, पा से हमने बनाया प्रोटॉन और रा से हमने बनाया रदरफोर्ड, यानी प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। और दोस्तों नाच में जो ना है, ना से हमने बनाया न्यूट्रॉन और दोस्तों चा से हमने बनाया चैडविक। तो दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। दोस्तों अगर द्रव्यमान संख्या के बारे में बात करें तो हम जानते हैं कि परमाणु के मध्य में उसका केंद्रक होता है और उस केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों अगर हमें द्रव्यमान संख्या निकालनी है तो हमें प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग करना होगा, तो हमारी द्रव्यमान संख्या निकल कर आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हमने द्रव्यमान संख्या निकाली है। यदि द्रव्यमान पूछता है तो वो हमें कार्बन 12 के तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा निकाला जाता है। दोस्तों किसी परमाणु के केंद्रक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। और दोस्तों जब भी किसी परमाणु को प्रदर्शित किया जाता है तो उसे ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, ऊपर इसके द्रव्यमान संख्या लिखी होती है और नीचे इसके परमाणु क्रमांक लिखा होता है। दोस्तों परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। अतः हम कह सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। दोस्तों यदि अणु की बात करें तो जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो वे अणु यानी मॉलिक्यूल या यौगिक यानी कंपाउंड का निर्माण करते हैं। और दोस्तों अणु पदार्थ की वह सबसे छोटी इकाई होता है जो स्वतंत्र अवस्था में भी रह सकता है, लेकिन परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। दोस्तों अब हम परमाणु की संरचना के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों अलग अलग समय पर अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग परमाणु मॉडल दिए, जिनमें से सबसे पहले अपना परमाणु मॉडल देने वाले जे थॉमसन थे। थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में बताया कि परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें ऋणावेशित कण समान रूप से वितरित हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल को नाम दिया गया जो था प्लम पुडिंग मॉडल। और यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि थॉमसन ने परमाणु की तुलना प्लम पुडिंग से की थी, क्योंकि प्लम पुडिंग एक केक की तरह होता है जिसमें छोटे छोटे से नट्स लगे होते हैं या छोटे छोटे से बीज लगे होते हैं। तो थॉमसन ने परमाणु की तुलना प्लम पुडिंग से की थी और कहा था कि इसमें जो ये पुडिंग है ना, ये एक धनावेशित गोला है और इसमें जो ये प्लम्स लगे हैं ये इलेक्ट्रॉनों की तरह वितरित हैं। लेकिन भारतीयों ने उसका नाम तरबूज मॉडल रखा। उन्होंने बताया कि इसका जो लाल खाने योग्य भाग है यह एक धनावेश के समान है और इसके जो ये बीज हैं ये इलेक्ट्रॉनों की तरह वितरित हैं। लेकिन थॉमसन परमाणु के पूर्ण स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया था, इसीलिए इसका मॉडल असफल रहा। जे थॉमसन के बाद रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया, लेकिन इन्होंने अपना मॉडल देने से पहले एक प्रयोग किया जो प्रयोग था अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। इस प्रयोग को स्वर्ण पत्र प्रयोग भी कहा जाता है। इस प्रयोग में रदरफोर्ड ने एक सोने की पिन्नी ली जिसकी मोटाई उन्होंने 100 नैनोमीटर रखी और इसके चारों तरफ एक आवरण बनाया जिस पर उन्होंने
जिंक सल्फाइड का लेप किया। दोस्तों, जिंक सल्फाइड का लेप इसलिए किया था क्योंकि ये अत्यधिक चमक उत्पन्न करता है, और इसके सामने एक लेड बॉक्स रखा जिसमें अल्फा कण विद्यमान थे। और दोस्तों, उन अल्फा कणों की इन्होंने बॉम्बार्डिंग कराई सोने की पिन्नी पर और उसे देखने लगे। तो इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो इससे टकराए और सीधे चले गए। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो इनसे टकराए और ऊपर की तरफ चले गए। कुछ ऐसे थे जो इससे टकराए और नीचे की तरफ चले गए। लेकिन एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो इनसे टकराया और वापस आ गया, जिसके आधार पर इन्होंने बताया कि अल्फा कण जो है ना, वो नाभिक है और नाभिक पर धनावेश उपस्थित होता है। तो इन्होंने अनुमान लगाया कि पदार्थ का संपूर्ण धनावेश उसके नाभिक में उपस्थित होता है। इसके बाद इन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया और कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये भी अपने मॉडल को पूरी तरह प्रस्तुत नहीं कर पाए थे और यह मैक्सवेल की तरंग समीकरण को भी वेरीफाई नहीं कर पाए थे, जो कि था कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन इस तरह से गति कर रहा है तो वह अंत में नाभिक में गिर जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं होता है तो वो इस बात को भी वेरीफाई नहीं कर पाए थे, इसलिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी असफल रहा। रदरफोर्ड के बाद नील्स बोर आए और उन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया। इन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन परमाणु का मॉडल तैयार किया। हाइड्रोजन का मॉडल इसीलिए बनाया क्योंकि हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। इन्होंने बताया कि संपूर्ण धनावेश परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और इन स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं को बोर ने कोश या कक्षा नाम दिया और इनके कोशों को KLMN या 1 2 3 4 एंड सो ऑन इस तरह से प्रदर्शित किया। बोर ने कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निर्धारित कर दी थी। उसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला बताया था कि प्रत्येक कक्षा में केवल 2n² इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। इसमें n जो है ये कक्षा की संख्या है। यदि k कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी हो तो k बराबर होता है 1 के, और हमारा फॉर्मूला था 2n²। तो हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 का स्क्वायर से। तो दोस्तों 1 का स्क्वायर होता है 1, और जब इस 1 का मल्टीप्लाई हमने 2 से किया तो हमारा आया क्या 2, यानी कि k कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसी प्रकार हम अन्य कक्षकों के अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसी सूत्र से निकाल सकते हैं। दोस्तों, बोर ने एक बात और बताई थी कि यदि हमारे पास कोई परमाणु है और उसकी जो अंदर की कक्षा है उसे हम निम्न ऊर्जा स्तर कहेंगे और उसकी जो बाहर की कक्षा है उसे हम उच्च ऊर्जा स्तर कहेंगे। और यदि कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में घूम रहा है और वो ऊर्जा को ग्रहण करता है तो वह निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में आ जाएगा। और यदि कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में घूम रहा है और यदि वो ऊर्जा को क्षीणित करता है
तो वो निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाएगा, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनका कोणीय संवेग यानी कि MV बराबर NH/2 होगा, जिसमें m बराबर होगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v होगा इलेक्ट्रॉन का वेग, r होगा कक्षा की त्रिज्या, n होगा कक्षकों की संख्या और h होगा प्लांक नियतांक। दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।